नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हम चैप्टर 3 के पार्ट 8 की। इससे पहले हमने 1 से लेके 7 पार्ट तक अपलोड कर दिए हैं। इस पार्ट में जो हम कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन सेतु और आंकिक प्रश्न। अगर यहाँ से आपके पेपर में कोई प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है, तो वो आंकिक प्रश्न छपेगा। क्या छपेगा? आंकिक प्रश्न छपेगा। अगर इस टॉपिक पर कोई भी प्रश्न अगर बोर्ड आपसे पूछता है तो वो आंकिक प्रश्न का पूछेगा और आंकिक प्रश्न यहाँ छपेगा और कम से कम आपको 2 से या 3 नंबर देके जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले व्हीटस्टोन सेतु की बात करेंगे, क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि इसकी संतुलन और असंतुलन की अवस्था क्या होती है और इसके आधार पर करेंगे 4 से 5 क्वेश्चन। और उम्मीद करूंगा कि आपके पेपर में मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसी में से छप जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करते हैं व्हीटस्टोन सेतु की। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है? देखिए, नाम तो वैसे इसका व्हीटस्टोन सेतु है, नाम लिखा है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीट माने गेहूं, स्टोन माने पत्थर और ब्रिज का मतलब होता है पुल, यानी गेहूं पत्थर का पुल। गेहूं पत्थर का पुल, लेकिन इसका मतलब गेहूं पत्थर का पुल नहीं है। यहाँ पे फिजिक्स में टॉपिक है, एक साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम पड़ा है व्हीटस्टोन सेतु। तो यहाँ पर होता क्या है, देखिए इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, 4 से ज्यादा भी होंगे, फिलहाल हम समझते हैं 4 प्रतिरोध होते हैं और वो एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं में लगे होते हैं। कैसे लगे होते हैं यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए एक चतुर्भुज है और इसकी ये 4 भुजाएं हैं। इन चारों भुजाओं में प्रतिरोध लगे रहते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रतिरोध लगा के दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध लगे होंगे। तो यहाँ पे हमने एक प्रतिरोध यहाँ लगा दिया, एक प्रतिरोध हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। एक प्रतिरोध हमने यहाँ पे लगा दिया और एक प्रतिरोध हमने यहाँ पे लगा दिया। कितने प्रतिरोध होंगे? 4। इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R और इसका नाम S कहेंगे। अब इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं जो इस तरीके से लगते हैं जैसे चतुर्भुज की 4 भुजाओं में लगे हैं। यहाँ पे चित्र में दिख रहा है आपको। तो इसको हम व्हीटस्टोन सेतु कहेंगे। इसको क्या करेंगे, हम किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट कर देंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, और ये V वोल्ट की कोई बैटरी है। अब जैसे हम इसे ऐड करेंगे तो इसकी ये वाली जो भुजा है इसका नामकरण कर देते हैं। इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C और इसका नाम है D। अब B और D वाली जो भुजा होती है ये वाली, इसमें लगाते हैं हम धारा मापी। क्या लगाते हैं? ये G का मतलब होता है धारा मापी। G का मतलब क्या है? धारा मापी। मापी का मतलब मापने वाला और धारा नाम लिखा है तो धारा को नापने वाला लगाते हैं। अब क्या होता है व्हीटस्टोन सेतु में, सबसे पहले समझिए व्हीटस्टोन सेतु क्या है। तो आप क्या कहेंगे, इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं जो कि चित्र में दिखाए गए एडजस्टमेंट, समायोजन के जैसे लगे होते हैं। यानी जिस तरीके से हमने A और B के बीच में लगाया, B और C के बीच में लगाया, C और D के बीच में और A और D के बीच में प्रतिरोध लगे हैं, ये चतुर्भुज की 4 भुजाओं में इस तरीके से प्रतिरोधों को लगा देना ही व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। 4 प्रतिरोध होंगे, चारों को हम क्या करेंगे, चतुर्भुज की 4 भुजाओं में लगाएंगे और इस तरीके से दिखाएंगे जैसा कि इसमें चित्र में दिखाई दे रहा है। इसको कहेंगे व्हीटस्टोन सेतु। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम देखिए, व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। किसके लिए किया जाता है? अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि व्हीटस्टोन सेतु की पहचान क्या है? तो चतुर्भुज के चारों भुजाओं में प्रतिरोध लगा दीजिए और इस तरीके से दिखाइए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो ये वाला चित्र प्रतिरोधों का जो समायोजन है, प्रतिरोधों का ऐसा जो एडजस्टमेंट है, इसी को हम व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, व्हीटस्टोन सेतु की 2 स्थितियां होती हैं। कितनी स्थितियां होती हैं? 2। तो यहाँ पे लिखेंगे इसकी 2 स्थितियां होती हैं। इसकी 2 स्थितियां संभव हैं। इसकी 2 स्थितियां होती हैं। अब कौन कौन सी 2 स्थितियां होती हैं? परिभाषा में क्या लिखेंगे, बस आप ये लिख देंगे कि व्हीटस्टोन सेतु एक इस तरीके का उपकरण है, अप्लायंस है, जिसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए आता है।
दूसरी बात, चित्र में दिखाए गए प्रतिरोधों को इस तरीके से लगाना ब्रीचस्टोन सेतु कहलाएगा। 4 प्रतिरोध होंगे, चारों को चतुर्भुज की 4 भुजाओं में लगाते हैं। अब इसकी 2 स्थितियां संभव हैं। पहली, ये असंतुलित होगा। कैसा होगा? असंतुलित। तो यहां लिखेंगे नंबर 1 असंतुलित, असंतुलित व्हीटस्टोन सेतु। पहला होगा असंतुलित व्हीटस्टोन सेतु। और दूसरा जो इसका स्थिति में आएगा वो होगा संतुलित। कैसा होगा? संतुलित व्हीटस्टोन सेतु। और आपके सिलेबस में अगर मैं कहूं, पेपर में जो ज्यादा आता है वो संतुलित अवस्था आती है, असंतुलित व्हीटस्टोन सेतु वाली अवस्था नहीं आती। तो ये क्या होते हैं एक एक करके इन्हें जानते हैं। चलिए बात कर लेते हैं असंतुलित व्हीटस्टोन सेतु की। तो यहाँ पे नंबर 1 लिखता हूं, असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। तो असंतुलित यानी अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है? जैसे देखिए हम यहाँ से धारा प्रवाह करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से धारा को प्रवाह करते हैं, धन सिरे से धारा निकलती है, यहाँ से यहाँ पर आई आएगा और यहाँ तक भी आई आएगा। अब जैसे ही आई यहाँ पहुंचेंगे, इसे 2 रास्ते मिलेंगे, एक तो डी की तरफ और एक मिलेगा बी की तरफ। अब इसका कुछ भाग चला गया इधर, इसको नाम दे दिया I1, और बचा हुआ भाग इधर चला गया, इसको दे दिया हमने I2। यानी I1 में से, इस I में से कुछ भाग इधर गया जिसका नाम I1 कहा, इसमें से बचा हुआ भाग इधर चला गया जिसको हमने I2 कहा। अब ये I1 A से B पर पहुंचेगा, B से पहुंचने के बाद अब इसको 2 रास्ते मिलेंगे, एक तो इधर आ सकता है G की तरफ और एक जा सकता है C की तरफ। तो ये जब I1 यहाँ पर जाए और यहाँ पे देखिए I2 यहाँ D पे आ जाएगा, तो ये G की तरफ भी जा सकता है, इधर भी जाता है, तो मैं यहाँ पे I2 लिख देता हूँ। तो ये व्हीटस्टोन सेतु हो गया। ठीक है, हमने धारा को दिखा दिया। अब मान लीजिए कि यदि धारा B से D की तरफ आ जाए, ये वाली जो धारा जा रही है, ये वाली I1 B पे पहुंची, B से पहुंचेगा, इसमें से कुछ धारा इधर आ जाए और धारा मापी ये बता दे कि इसमें धारा आ रही है B और D वाली भुजा में, BD भुजा में या DB भुजा में अगर धारा आ रही है, चाहे तो वो D से ऊपर की हो जाए B की तरफ या B से D की तरफ आए। फिर से सुने, यहाँ तो D से B की तरफ जाए या B से D की तरफ जाए, क्या धारा, अगर इसमें धारा आ रही है तो ये धारा मापी बता देगा, इसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा, विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा और धारा मापी बताएगा इसमें धारा आ रही है। अगर BD भुजा में धारा आ रही है, अगर BD भुजा में धारा आ रही है तो हम कहेंगे व्हीटस्टोन सेतु असंतुलित की अवस्था में है। कैसा है? असंतुलित की अवस्था में है। तो यहाँ पर क्या लाइन लिखेंगे, यदि BD भुजा में धारा प्रवाहित होती है, तब सेतु को, व्हीटस्टोन सेतु को क्या लिखेंगे यहाँ पे, व्हीटस्टोन सेतु को असंतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे कि असंतुलित का मतलब क्या होता है, जब BD वाली भुजा में, चाहे तो देखिए B से D की तरफ या D से B की तरफ अगर धारा आ रही है तो इसमें लगा धारा मापी बताएगा कि इस वाली भुजा में धारा है, और इसमें होता है एक पॉइंटर जो कि इस तरीके से मूव करता है, इस तरीके से घूमता है, धारा आएगी तो इस तरीके से, जैसे आपने देखा होगा कि जो कंपास होती है उसमें जो सुई लगी होती है वो कुछ ऐसे घूमती है, ऐसे ही इसमें एक सुई होती है, धारा के आने पर ये इस तरीके से विक्षेप करती है, डिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो यदि BD भुजा में धारा प्रवाहित होती है तब व्हीटस्टोन सेतु को असंतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है, इसको नोट कीजिए। अब इतनी बात जब क्लियर है तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब ऐसा होगा कब, ऐसा कब होगा, तो यहाँ पे देखिए ऐसा कब होगा कि जब BD भुजा में धारा प्रवाहित होगी तब व्हीटस्टोन सेतु को असंतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। ऐसा कब होगा, तो इसकी एक स्थिति है, ऐसा तब होगा, ऐसा तब संभव
है जब, ध्यान सुनिए, ऐसा तब संभव है जब v का जो विभव है, b का जो विभव है इसको मैं v कहूंगा, यानी बिंदु b का विभव, और d का जो विभव है इसको मैं क्या कहूंगा, vd कहूंगा, ये बराबर ना हो, ये बराबर ना हो। तो जब दोनों बिंदुओं के विभव बराबर नहीं होंगे, यानी b का विभव और d का विभव बराबर नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये हो गया या तो b का विभव ज्यादा होगा या d का विभव ज्यादा होगा। ठीक है ना, अगर बराबर नहीं होंगे तो या तो b का विभव ज्यादा होगा या d का विभव ज्यादा होगा, और जिसका विभव ज्यादा होता है यानी विभवांतर होगा, इसमें क्या होगा, v और d बराबर नहीं होंगे। ऐसा तब संभव है जब BD भुजा में विभवांतर 0 नहीं हो, यानी BD भुजा में विभवांतर 0 नहीं हो, अर्थात विभवांतर कौन सी भुजा में भाई, VD भुजा में 0 ना हो, अर्थात विभवांतर 0 ना हो। तो धारा आने की जो कंडीशन होती है, शर्त जो होती है वो ये होती है, कहीं पर भी धारा आ रही है तो विभवांतर 0 नहीं होना चाहिए। अब विभवांतर 0 नहीं होगा तो इसका मतलब है या तो धारा B से D की तरफ जाएगी या D से B की तरफ जाएगी। जिसका भी विभवांतर ज्यादा है उसको हम प्लस कहेंगे, मान लीजिए इसको हम ज्यादा कह रहे हैं और इसको हम कम कह रहे हैं, और आप देख सकते हैं धारा हमेशा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर ऐसे घूमती हुई वापस आ गई। तो धारा हमेशा धन सिरे से निकलती है और ऋण सिरे की ओर वापस आती है। तो अब ये हो गया उच्च विभव और ये हो गया निम्न विभव, तो ऐसी स्थिति में धारा आएगी यहाँ पे। ठीक है, और जब इसमें धारा आएगी तो इसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इसी कंडीशन को कहेंगे आप असंतुलन की अवस्था। क्या कहेंगे, असंतुलन की अवस्था। याद रखेंगे इसे, असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, यदि बीडी भुजा में धारा प्रवाहित होती है तो व्हीटस्टोन सेतु को असंतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में बी और डी का विभव कभी बराबर नहीं होता, और बराबर नहीं होगा इसका मतलब विभवांतर 0 नहीं होगा। विभवांतर 0 नहीं होगा इसका मतलब इसमें धारा प्रवाहित होगी। पहली कंडीशन समझाई। अब बात करते हैं संतुलित की, किसकी बात करते हैं, संतुलित की। तो यहाँ पे नेक्स्ट की बात करते हैं संतुलित व्हीटस्टोन सेतु। तो यहाँ पे लिखेंगे संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज यानी सेतु। तो संतुलित व्हीटस्टोन सेतु में क्या होगा, अब इसको आप उल्टा कर दीजिए। उल्टा करके क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे यदि बीडी भुजा में, यहाँ लिखा है धारा प्रवाहित होती है, यदि बीडी भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, क्या लिखेंगे, जब बीडी भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तब व्हीटस्टोन सेतु को संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संतुलन या संतुलन की अवस्था में कहा जाता है, की अवस्था में कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। इस तरीके से आप लिखेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु कब कहा जाता है संतुलन की अवस्था में, जब उसमें कोई धारा नहीं आती। ठीक है, याद रखेंगे जब बीडी भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तब व्हीटस्टोन सेतु को संतुलन की अवस्था कहा जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि बीडी भुजा में कोई धारा नहीं है और बीडी भुजा में कोई धारा नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना विभव यहाँ पे है उतना ही विभव यहाँ पे है। भाई धारा आने के लिए विभवांतर होना चाहिए, धारा आने के लिए क्या होना चाहिए, विभवांतर होना चाहिए। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे यदि बीडी भुजा में धारा बहती है तो इसमें विभवांतर कितना है, 0, यानी विभवांतर 0 नहीं है, तो विभवांतर 0 नहीं होना चाहिए। और जब विभवांतर 0 नहीं होगा तो इसका मतलब ये है धारा आएगी। अब धारा आएगी तो असंतुलित व्हीटस्टोन सेतु बनाएगी। अब इसमें देखिए अगर धारा नहीं है, अगर इसमें धारा नहीं है इसका मतलब विभवांतर कितना होगा, 0 होगा। तो आप यहाँ लिख देंगे ऐसा तब संभव है, यहाँ लिखेंगे ऐसा तब जब संभव है, ऐसा तब संभव है जब विभवांतर 0 हो।
जब विभवांतर 0 हो, अर्थात इस बात को हम ये कह सकते हैं बिंदु बी पर जो विभव होगा बिंदु डी पर विभव के बराबर होना चाहिए। और जब दोनों विभव बराबर हो जाएंगे इसका मतलब ये है कि देखिए किसी भी बैटरी या सेल से करंट जब आता है, जब एक तरफ प्लस हो एक तरफ माइनस हो, यानी इसे कहेंगे उच्च विभव, इसको कहेंगे निम्न विभव। यानी एक विभव ज्यादा होना चाहिए, एक विभव कम होना चाहिए। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी दोनों प्लस प्लस के हो जाएंगे, तब करंट 0 हो जाएगा। या दोनों माइनस माइनस के हो जाएंगे, तब भी करंट 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में विभव हो गया बराबर, यानी इस वाले का विभव ये 1 कहता हूँ, इसको मैं 2 कहूंगा, इसको 1 कहूँ, इसको मैं 2 कहूंगा। ऐसी स्थिति में ये दोनों बराबर हैं और V1 V2 जब बराबर होते हैं तो कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। याद रखना, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। कब? जब विभव बराबर हो जाए। तो यहाँ पे याद रखें B और D भुजा में जब कोई धारा नहीं होगी तो उसे हम संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। और ऐसा तब संभव है जब विभवांतर कितना हो? 0। और 0 होने के लिए विभव जो B पर है और D पर जो विभव है दोनों बराबर होने चाहिए। और संतुलन की अवस्था में ये जो होते हैं PQRS जो प्रतिरोध होते हैं, इनकी एक कंडीशन होती है, उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, अब देखिए संतुलन की अवस्था में क्या होता है, जो P/Q है ये R/S के बराबर होता है। व्हीटस्टोन के संतुलन की अवस्था में यहाँ लिख देंगे व्हीटस्टोन के, क्या लिख देंगे भाई, यहाँ लिख देंगे व्हीटस्टोन के संतुलन की अवस्था में P/Q बराबर होता है R/S। यानी यहाँ देखिए P कहाँ है, ये गया P और ये कौन सा Q, तो P/Q बराबर R/S। तो P/Q बराबर R/S यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसके संतुलन की अवस्था के लिए होता है। ये शर्त है, ये क्या एक शर्त है किसके लिए? संतुलन की अवस्था की। संतुलन की अवस्था की। जब भी व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में कहा जाएगा, संतुलन की अवस्था की, जब भी व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में कहा जाएगा तो ये इसकी शर्त याद कर लेना। ऐसी स्थिति में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं P/Q बराबर R/S। ध्यान रखना, P/Q बराबर R/S कब लिखेंगे? जब P/Q बराबर R/S जब लिखेंगे जब BD भुजा में कोई धारा नहीं रहेगी, यानी इसमें जो धारा है 0 हो जाए। कितनी हो जाए? इसमें धारा कितनी हो जाए? तो इसमें धारा हो जाएगी भाई 0। इसमें धारा कितनी हो जाएगी? 0। और इस वाली कंडीशन में याद रखें, इस वाली कंडीशन में धारा कभी 0 नहीं होगी। क्लियर है ये बातें? इतना याद रखें बस। तो P/Q बराबर R/S होता है कब? जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होता है। इस बात को आप नोट करिए। अभी इसे हम प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं? इसे हम प्रूफ करते हैं। तो देखिए P/Q और R/S कैसे आता है, इसको आप नोट कर लीजिए। जब आप नोट करते हैं तो मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ और फिर हम देखते हैं इसका प्रूफ। क्या देखते हैं? प्रूफ देखेंगे किसका? P/Q बराबर R/S का प्रूफ देखेंगे। यहाँ से आपने नोट कर लिया होगा। चलिए प्रूफ देखते हैं। क्या देखेंगे भाई? प्रूफ देखेंगे। यहाँ लिख देता हूँ प्रूफ, यानी कैसे प्रूफ होगा, क्या प्रूफ करना है हमें? P/Q और R/S। P/Q और R/S को हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे किरचॉफ के नियम से बंद पास। किरचॉफ का दूसरा नियम याद कीजिए, बंद पास ABDA के लिए, बंद पास ABDA के लिए हम क्या लाएंगे? किरचॉफ का दूसरा नियम लाएंगे, होता है सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। भाई सिग्मा IR बराबर सिग्मा E किसका होता है? ये बंद पास के लिए किरचॉफ का दूसरा नियम होता है। अब किरचॉफ का दूसरा नियम सिग्मा IR बराबर सिग्मा E होता है। आप हमें कमेंट करके बताइए वह किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। पहला नियम आवेश संरक्षण पे होता है, तो दूसरा नियम किस पे होता है? तो हम क्या करेंगे, बंद पास मान लिया हमने ABDA मान लिया है और इसमें घूमने की दिशा हम ये मानेंगे। आपने किरचॉफ के नियम पढ़े हैं तो ये आपको अच्छे से आता होगा। तो हम A से B की तरफ जाएंगे। जब A से B जाएंगे तो हम भी इधर जा रहे हैं और धारा भी इधर जा रही है। तो I1 जो होगा P के साथ गुणा होगा और हमारे चलने की दिशा में, इसलिए ये प्लस आएगा। अब हम यहाँ से B से D की तरफ आएंगे। जब हम B से D की तरफ आएंगे, क्योंकि संतुलन की अवस्था है, तो B और D में कोई धारा नहीं होगी, यानी I का मान 0 हो जाएगा, तो इसे छोड़ देंगे, इसमें धारा नहीं है।
अब हम यहाँ से डी से किधर जाएंगे, ए पे जाएंगे, तो डी से ए पर जा रहे हैं लेकिन धारा आ रही है ए से डी की तरफ, हम जाएंगे डी से ए और धारा आ रही है ए से डी। हम कैसे चल रहे हैं देखिए यहाँ पे ए बी डी ए, तो ए से बी पर गए तो हम गए ऊपर और धारा भी ऊपर, तो I1P का गुणा कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम कहाँ आएंगे, बी से डी की तरफ आएंगे, इसमें कोई धारा नहीं, छोड़ दीजिए। अब हम डी से ए पर जाएंगे तो हम जा रहे हैं ऊपर और धारा आ रही है देखिए ए से डी की ओर, हम जा रहे हैं डी से ए की ओर और धारा आ रही है ए से डी की ओर, तो यानी उल्टी दिशा हो गई। तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस और लिखेंगे I2 और प्रतिरोध कितना है इसमें R है, बराबर लगाएंगे। अब देखिए IR का काम खत्म हो गया, इसमें एक I1 था, इसमें कोई धारा नहीं है और इसमें I2 है, दोनों धाराओं दोनों प्रतिरोध का गुणा करके हमने लिख दिया। अब देखिए अब क्या करना है, अब हमें देना विद्युत वाहक बल इसमें है या नहीं, तो ए बी डी ए में कोई भी सेल इतने हिस्से में नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा 0 और या करके मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ I1P बराबर I2R। क्या लिख सकता हूँ इसे, इस तरीके से लिख सकता हूँ और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। क्लियर है इतनी बातें। अब देखिए इतनी बातें क्लियर हैं तो हम क्या करेंगे, अब दूसरा बंद पास लेंगे, ये वाला बी सी डी बी, तो बंद पास यहाँ पे लिखेंगे बंद पास बी सी डी बी के लिए क्या करेंगे भाई, के लिए का मतलब किरचॉफ का दूसरा नियम लाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। फिर से हम यहाँ पे एक चलने की दिशा मानेंगे और चलने की दिशा यही मानेंगे जो धारा की दिशा है, हम ऐसे चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे, ठीक है, ऐसे घूमेंगे इस तरीके से। तो जब हम पहले आएंगे बी से सी पर तो धारा भी इधर जा रही है, तो धारा का गुणा किसके साथ करके लिखते हैं बताइए, धारा का गुणा लिखते हैं हम प्रतिरोध के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा I1Q, कितना आ जाएगा I1Q। फिर क्या करेंगे, हम सी से डी पर आएंगे तो धारा जा रही है ऊपर, हम आ रहे नीचे की तरफ, तो माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा I2 और गुणा कर देंगे S का, और यहाँ से डी से बी पर जाएंगे और इसमें कोई धारा नहीं है, इसे छोड़ देंगे, तो डीबी वाली भुजा में कोई धारा नहीं है, बी से सी वाली भुजा में धारा थी I1Q का गुणा किया, ये आ गया, और सी से डी वाली भुजा में धारा देखिए डी से सी की ओर जा रही है, हम सी से डी की ओर आ रहे हैं, दिशा उल्टी हो गई, इसलिए I2 और S का गुणा करके हम माइनस लिख देंगे। अब बराबर लगाएंगे और बी सी डी बी में देखें कहीं पर कोई सेल या ई है, नहीं है, तो यहाँ पर कर देंगे 0 और या करके मैं ऐसे लिखूंगा फिर से I1Q बराबर I2S, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दीजिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो, या समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दो। तो अब इसके बाद करेंगे हम समीकरण 1 बट्टे समीकरण 2। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 बट्टे समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है, I1P, तो देखिए पहले लिखा है I1P बट्टे ये LHS में, तो LHS का भाग दे दीजिए, I1Q लिखिए, बराबर लगाएंगे, यहाँ पे क्या है I2R है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप I2R बट्टे, और यहाँ पे क्या है I2S है, तो आप लिख देंगे I2S। I2 से I2 कट जाएगा, I1 से I1 मर जाएगा, तो बचा P बट्टे Q और इधर बचा R बट्टे S। क्या बचा, R बट्टे S, और यही व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था है, यही व्हीटस्टोन सेतु की कौन सी अवस्था है, संतुलन की अवस्था है, और यही हमें प्रूव करना था, तो यहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं। फटाफट से तो उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, कर लिया नोट, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमने बता दिया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, सीधा सीधा प्रश्न पे आते हैं, और प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया, निम्न संयोजन में बिंदुओं A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो आप इसे देखिए व्हीटस्टोन सेतु है या नहीं है। अभी फिलहाल मैं कह रहा हूँ है, लेकिन आप दिमाग से निकाल दिए अभी ये है नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे व्हीटस्टोन सेतु है या नहीं। तो पहली शर्त ये देखिए, कम से कम 4 या 5 प्रतिरोध आपको एक साथ दिखेंगे। तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 प्रतिरोध हैं एक साथ दिख रहे हैं। तो 4 या 5 प्रतिरोध जब एक साथ दिखें और वो ना तो सीढ़ी क्रम में ही दिखाई दे रहे हों ना समांतर क्रम में ही दिखाई दे रहे हों, तो समझ जाना यहाँ पे व्हीटस्टोन सेतु है। और व्हीटस्टोन सेतु है तो आप वेरीफाई करिए कि व्हीटस्टोन सेतु की एक शर्त होती है जो कि अभी बताई थी हमने, P बट्टे Q बराबर होगा R बट्टे S, ये संतुलन की अवस्था के लिए है। तो P बट्टे Q और R बट्टे S का मान, यानी दोनों इन दो प्रतिरोध का मान इन दो प्रतिरोधों के मान के अनुपात के बराबर है।
अगर P और Q का अनुपात R/S के अनुपात के बराबर है तो हम कहेंगे व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में है, अन्यथा नहीं है। तो आपको 5 प्रतिरोध दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, ना तो ये एकदम श्रेणी क्रम में है और ना ही एकदम ये समांतर क्रम में है। तो ना तो श्रेणी क्रम में और ना समांतर क्रम में है, इसलिए पांचों जो है ना श्रेणी में है ना समांतर में, तो व्हीटस्टोन सेतु बना सकते हैं। ये हम अपना तरीका मान के चलेंगे। अब ये बना सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं, हम क्या करेंगे, इधर देखिए, अगर मैं इसको P मान लूं, ठीक है, इसको मैं Q मान लूं, इसको मैं R मान लूं और इसको मैं S मान लूं, और ये बीच वाला कौन सा हो जाएगा भाई, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये बीच वाला कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, तो बीच वाला भाई ये हो जाएगा। एक को P कहा, एक को Q कहा, एक को R का और एक को हमने S कहा। तो आप देखिए बीच वाला क्या हो जाएगा, तो G की जगह पर आएगा। तो G की जगह पर हमने बीच में मान लिया 8 ओम प्रतिरोध आ गया। कितना आ गया, 8 ओम। तो ये P 3 ओम मान लिया, Q 6 ओम मान लिया, R इतना मान लिया, आ गया। तो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था में, तो व्हीटस्टोन, ये हम पहले वेरीफाई करेंगे, व्हीटस्टोन सेतु की, सेतु यहाँ लिख देंगे, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था में। तो व्हीटस्टोन सेतु की अवस्था में क्या होता है, P/Q बराबर होता है R/S का। तो हम इसे वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करेंगे तो देखिए, इसको मैंने P माना, ये कितना है, 3 है। इसको मैंने Q माना है, कितना, 6 है, बराबर लाएंगे। इसको मैंने R माना है, ये कितना है, 3 है। इसको मैंने S माना है, ये कितना है, 6 है। तो 3 से कितना कटेगा, यहाँ पर 2, 3 निकल 3, और ये 3 और ये 2। तो आप देख सकते हैं 1/2 इधर है और 1/2 इधर है, अर्थात यह व्हीटस्टोन सेतु। आप लिखेंगे अर्थात यह क्या है, व्हीटस्टोन सेतु, अर्थात यह क्या है, व्हीटस्टोन सेतु है, लिख लेंगे। अब आप कहेंगे सर क्या आपने P यहाँ माना है, Q यहाँ माना है, अगर मैं इसे P मान लूँ, इसे Q मान लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसको आप P कहेंगे, इसको आप Q कहना चाहते हैं, इसको क्या कहना चाहते हैं, Q। तो ये हो गया PQ, और इसको आप R कहेंगे, इसको आप S कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, इसका और इसका अनुपात देखिए, 3 से 3 कटेगा एक बार, 6 से 6 कटेगा एक बार, फिर भी बराबर आ जाएगा और फिर भी बराबर आ जाएगा। तो आप सीधा सीधा फिर से कह देंगे कि भाई ये व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में है। और जब ये व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था में है तो इसकी शकल को थोड़ा बदल लीजिए और इसे व्हीटस्टोन सेतु बना लीजिए, कुछ ऐसे। यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसे व्हीटस्टोन सेतु की तरफ बना देंगे, बिल्कुल ऐसे। ये इस तरीके से हम इसे बदल लेंगे, और जब इसे बदल लेंगे तो सीधी सी बात है, ये सेतु बन गया। अब ये सेतु बन गया, कौन सा, इसको हम A कहेंगे और लास्ट वाले को हम B कहेंगे। ध्यान सुनिए, इसको हम A कहेंगे और इसको हम B कहेंगे। अब आप देखिए, A वाले सिरे से कौन सा जुड़ा है, A वाले सिरे से ये वाला 3 जुड़ा है, फिर A इधर जा रहा है, ये भी 3 जुड़ा है। तो दोनों तरफ A से जुड़े हैं, तो इसका मतलब ये वाला 3 होगा और ये वाला भी 3 होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए A से ये वाला 3 जुड़ा है और ये वाला 3 जुड़ा है। अब बात करें B से, तो देखिए B की तरफ से आएंगे तो ये वाला 6 मिलेगा और फिर ये वाला भी 6 मिलेगा, ये B से जुड़ा है। इसका मतलब ये 6 ओम यहाँ आएगा और ये 6 ओम यहाँ आएगा, ठीक है। अब जो 8 ओम है, ये 8 ओम इसमें आएगा जहां पर धारा मापी होता है, और इसमें कोई धारा नहीं होगी, इसमें कोई धारा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि संतुलन की अवस्था है, और संतुलन की अवस्था में ये जो बीच वाली भुजा होती है, ये वाली, इसमें कोई धारा नहीं होती, और इसमें कोई धारा नहीं होती है। तो एक और चीज सुन लीजिएगा, बीच वाला जो प्रतिरोध है 8 ओम का प्रतिरोध पर, 8 ओम का प्रतिरोध, यहाँ पे 8 ओम का प्रतिरोध अप्रभावी रहेगा। कैसा रहेगा, अप्रभावी, यानी इसका इस पूरे परपथ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, अप्रभावी रहेगा। तो जी अप्रभावी रहेगा, तो इसका कोई भी प्रभाव इस पूरे परपथ पे नहीं पड़ेगा। तो अब कैसे निकालेंगे, तो पूछा गया तुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए देखिए, हम यहाँ से चलेंगे, तो यहाँ से चले तो हमें ऐसे चलना है और ऐसे चलना है। तो ये 3 ओम और 6 ओम कौन सा हो जाएंगे भाई, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। अगर आपको श्रेणी और समांतर क्रम नहीं आता है तो हमने उसका एक वीडियो बनाया था, अच्छे अच्छे सवाल भी कराए थे। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से समझ जाएंगे।
तो यहाँ पे क्या ये 3 और 6 ओम जो है यहाँ पे श्रेणी क्रम में होंगे, तो हम लिखेंगे 3 ओम व 6 ओम कौन से क्रम में है भाई, श्रेणी क्रम में है। तब श्रेणी क्रम के लिए आर का फॉर्मूला होता है, इसको और इसको जोड़ दो तो ये 3 + 6 बराबर 9 ओम आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, तो ये 3 ओम और ये 6 ओम भी श्रेणी क्रम में होंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिर से 3 ओम व 6 ओम कौन से क्रम में है, ये भी श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तब तो इनके लिए भी जो आर का मान आएगा, इसको मैं R1 कहता हूँ, इसको मैं R2 कह जाता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 9 ओम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 ओम यहाँ से आएगा और 9 ओम यहाँ से आएगा। जब ये 9 ओम हो गया तो आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, आप देखेंगे कि इसको हम अब कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, अब क्या करना है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में आके 9 आ गए, तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं, ये ए है, यहाँ पे क्या ए है, ऊपर वाली लाइन में ये सीधा सीधा बन के और ये सीधा सीधा बन के भाई ये बी की तरफ जाएंगे, ये बी पे जाएगा। अब ये बी पे आ गया तो ये वाला 9 हो गया और ये वाला भी 9 हो गया। तो आपको पता है ये भी श्रेणी में खत्म और ये भी श्रेणी में खत्म। जो श्रेणी खत्म होते हैं किसमें मिलते हैं, समांतर में। और आप यहाँ देख सकते हैं दोनों किसमें आ जाएंगे, समांतर में। तब आर ए बी निकालने के लिए समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम लिखेंगे कि 9 ओम और 9 ओम समांतर क्रम में है। यहाँ पे एक लाइन बढ़ा देंगे, यहाँ लिखेंगे 9 ओम यानी R1 का जो मान है 9 ओम व जो R2 का मान है 9 ओम, ये कौन से क्रम में, समांतर क्रम में है। तब क्या करेंगे, तब हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। तो 1/RAB, अब तो AB के बीच में कुछ नहीं रहा तो लास्ट हम AB लिख सकते हैं और यहाँ पे कर देंगे 1/R1 यानी R1 और यहाँ पे कर देंगे R2 यानी जो हमने मान निकाले ये भी 9 और ये भी 9। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/9 + 1/9 और लास्ट आ जाएगा 9 और 1 और 1 मिलकर हो जाएगा 2। तो ये आ जाएगा 2/9। कितना आ गया, 2/9। तो आप देख सकते हैं 1/RAB बराबर आ गया 2/9। तो यहाँ से अगर मैं RAB निकालूंगा तो इसे उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, उल्टा यानी 9/2 कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 9/2 यानी ये आ गया 4.5 ओम। इस प्रश्न का यही उत्तर होगा क्योंकि पूछा था ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध बताइए, तो आप बता सकते हैं 4.5 ओम होगा। करेंगे क्या, पहले आप ये पहचानेंगे कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम है या नहीं है, पहली बात। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम या समांतर क्रम है या नहीं है ये देखेंगे। 4 या 5 प्रतिरोध दिए होंगे, 4-5 प्रतिरोध हम श्रेणी समांतर क्रम देखते हैं। जब श्रेणी समांतर क्रम का नियम नहीं अच्छे से बैठता है इसमें, तो आप देखेंगे कि ये क्या हो सकते हैं, व्हीटस्टोन सेतु हो सकते हैं। अब ये व्हीटस्टोन सेतु होंगे तो आप क्या करेंगे कि इनको यहाँ से बदलकर ऐसी डिजाइन बना देंगे इसकी। और डिजाइन बनाने का मतलब ये है व्हीटस्टोन सेतु चतुर्भुज की तरह बना देंगे और बीच वाला प्रतिरोध का कोई काम नहीं रहेगा, ये अप्रभावी रहेगा। और जब ये अप्रभावी रहेगा तो ये वाले श्रेणी क्रम में होंगे ऊपर वाले और ये भी श्रेणी क्रम में। तो ये श्रेणी में 9 और ये श्रेणी में 9, तो 9 और 9 मिलके समांतर में आ जाएंगे। समांतर का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे आंसर 4.5 आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित चित्र में यदि धारामापी जी में कोई विक्षेप नहीं है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे धारामापी होता है, इसमें कोई विक्षेप नहीं है। तो कोई विक्षेप ना होने का मतलब यहाँ पे कोई धारा नहीं है। और जब कोई धारा नहीं है तो आपको पता है ये पूरा का पूरा व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में हो गया। अब तो उस दशा में प्रतिरोध R का मान तथा इसमें प्रवाहित धारा का मान भी परिकलित कीजिए। तो इस R का मान बताना है। अब इस R का मान बताना, ध्यान सुनिए, किसका मान बताना है, R का मान बताना है। तो R का मान बताने के लिए ये किधर लगाए भाई, P की जगह पर लगा है, ये R की जगह पे लगाए तो PQ, सॉरी ये क्या है, यहाँ पे Q की जगह पे लगा है तो इसको हम Q की जगह पे लिख सकते हैं। ये R की जगह पे लगा है और ये S की जगह पे लगा है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि देखिए G में कोई धारा नहीं है, आप लिखेंगे G में कोई धारा नहीं है, यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे क्योंकि BD भुजा में लगे G यानी यहाँ पे जो धारामापी लगा है इसमें कोई धारा नहीं है, अतः यह व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था है। एक लाइन लिख देंगे यहाँ पे, खुद से आप लिख लेंगे कि BD भुजा में कोई धारा नहीं है यानी कोई विक्षेप नहीं मिल रहा है, इसलिए यह व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होगा। तब व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में होता क्या है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, P/Q बराबर होता है R/S। अब P का मान यहाँ पे कितना है, 15 है बटे
Q का मान ये होता है, तो यहाँ पे R दिया है, R का मान निकालना है, बराबर R की जगह ये है तो यहाँ पे लिख देंगे 30 और बटे ये कितना कर देंगे, यहाँ पे 6 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कर देंगे, 6 कर देंगे। अब देखिए 6 से ये कितनी बार कटेगा, 6 पंजे 30, तो ये आ गया 15 बटे R बराबर 5 और नीचे कितना है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर जाएगा, तो ये हो गया 5R और इसका इधर में करेंगे ये आ जाएगा 15, तो R का मान आ जाएगा 15 बटे 5। ठीक है ना, ये इधर आ जाएगा, जी इधर आ जाएगा, मतलब 15 का 1 में गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, 5 का R में करेंगे तो 5R हो जाएगा, R को उधर भेजेंगे आ जाएगा 5 तिया 15, तो 5 तिया 15, तो यहाँ R का जो मान आएगा यहाँ पर 3 ओम इसका आंसर आ जाएगा। कितने ओम आ जाएगा, 3 ओम इसका आंसर हो जाएगा। तो R का मान पूछा था, निकल आया भाई, R का मान पूछा है कितना हो गया, 3 ओम हो गया। क्लियर है ये बातें। अब पूछिए धारा, क्या पूछिए धारा। अब धारा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, धारा निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज कितने हैं 6। अब धारा क्या होती है, ध्यान सुनिए, धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर V बट्टे R। क्या होती है, I बराबर V बट्टे R होती है। अब हमें R कौन सा चाहिए, ये जिस वजह में पूछा तो ये कह रहा है इसमें प्रवाहित धारा का मान भी ज्ञात कीजिए, मतलब ये है तो उस दशा में प्रतिरोध R का मान तथा इसमें प्रवाहित धारा, मतलब R की कह रहा है इसमें धारा कितनी आएगी ये बताना ही है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी चली I1, तो यहाँ पर भी कितनी आएगी I1, तो I1 का मान आपको बताना क्या आएगा। तो I1 का मान बताने के लिए कितने वोल्टेज है यहाँ पे, पूरे 6 हैं, कितने हैं 6 हैं, तो 6 क्यों लगाएंगे हम, देखिए ये और R का मान कितना आ गया भाई 3 आ गया, R का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 15 और 3 कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी में, जैसा आपने बताया था। तो 15 और 3 श्रेणी में है और 30 और 6 किस में, ये भी श्रेणी में, तो ये 36 श्रेणी में हो जाएंगे, 18 भी श्रेणी में हो जाएंगे। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। क्या भाई A लिखा है, A लिखा है और A पॉइंट से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये वाला जो प्रतिरोध होगा टोटल ये 15 + 3 हो जाएगा, यानी 15 + 3 यानी 18 ओम हो गया। अब ये यहाँ पर जो प्रतिरोध है ये कितना हो जाएगा, देखिए ये B की तरफ गया तो ये प्रतिरोध हो जाएगा 30 + 6, तो 30 + 6 यानी 36 ओम हो गया। अब ऐसा क्यों जोड़ रहा हूँ, अभी मैंने आपको बिल्कुल यही समझाया था कि ये दोनों श्रेणी में है तो श्रेणी में जुड़ जाएंगे, कितना हो गया 9, तो ये भी श्रेणी में है, ये भी कितना हो जाएंगे 9, बाद में लगेंगे समांतर में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 15 और 3 को जोड़ा तो 18 हो गया, श्रेणी क्रम में है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 36 हो गया, श्रेणी क्रम में है। अब ये दोनों समांतर में है, पर हमें ये सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि धारा पूछी इस वाले में। अब इस वाले में जो धारा जा रही है आप खुद से देखिए कितनी आ रही है। इस वाले में जो धारा जा रही थी वो I1 है, तो इसका मतलब इसमें I1 जाएगी। इस वाले में कौन सी I2, तो इसमें कौन सी I2, हमें निकालना है I1। तो I1 जब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, I1 निकालेंगे तो हम यहाँ पे एक चीज और साथ में देख लेंगे। क्या देखेंगे, देखिए हम ये देखेंगे कि A से ये यहाँ पे इस तरीके से ये बैटरी ये कनेक्ट है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और इसका 6 वोल्ट है। तो यहाँ से जो धारा जा रही है I, तो यहाँ तक तो I है और यहाँ से बट गई। इसका मतलब देखिए समांतर क्रम में है दोनों, 18 ओम 36 ओम कौन से क्रम में, समांतर में। और समांतर क्रम में क्या समान रहता है बताइए, समांतर क्रम में समान रहता है V का मान, V का मान समान रहता है समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। तो इसका मतलब 6 वोल्ट इसके लिए भी काम करेगा और 6 वोल्ट ही इसके लिए काम करेगा। तब निकालेंगे, तब इस वाले R वाली धारा कौन से पूछा है, R वाले R का मान निकालिए, इसमें प्रवाहित धारा का मान भी ज्ञात कीजिए। तो R वाली भुजा में, R वाली भुजा में धारा, तो ये मान लिया है I1, क्योंकि देखिए A से B पर I1 जाएगी तो B से C की तरफ भी I1 जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि B और D वाली भुजा में कोई धारा नहीं है, तो यहाँ से जितनी धारा यहाँ पहुंचेगी उतनी ही यहाँ पहुंच जाएगी। तो ये I1 निकालेंगे और फॉर्मूला है V/R। अब V/R लगाएंगे तो B का मान कितना है भाई, तो B का मान देखिए यहाँ पे B का मान दिया आपको 6, कितना दिया 6, और R का मान कितना है, R का मान का मतलब ये पूरा देखना है हमें, यहाँ से यहाँ तक कितना, ये 18 है, तो यहाँ पे 18 कर देंगे तो ये R क्या है, यहाँ पे R' लगा देंगे जो कि 18 आया है। यहाँ पे कितना आया है, यहाँ 18 आया है इस तरीके से, ये वाला, इसको मैं R' कह दूंगा क्योंकि हमने R वो निकाला है, इसको हम R' कहेंगे। तो यहाँ पे R' का मान लगा देंगे तो ये 6 का 6 × 18, इस तरीके से I1 का मान आ जाएगा 1/3 एम्पियर। बात समझ में आई, क्या करना है पूरा, देखिए V तो दोनों के लिए समान रहेगा तो V लिख देंगे और यहाँ पे 18 क्या आएगा, इन दोनों से मिलकर कितना प्रतिरोध निकलेगा 18 है, तो वो कुल प्रतिरोध का भाग दे देना इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध का भाग दे दो,
यहाँ निकला है 1/3 धारा यहाँ से स्टार्ट होगी, 1/3 धारा इसमें और 1/3 धारा इसमें। तो ये प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है, इसका आंसर यही है, नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संलग्न वैद्युत प्रपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा सेल से प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। तो ये बिल्कुल पहले ऐसा है, तो आपको क्या करना है, देखिए ये P की जगह पर दिया है, ये P, ये Q, ये R और ये S। अब देखिए ये संतुलन की अवस्था में है या नहीं है, बिल्कुल है, R/R और R/R बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, तो तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा R व R, क्या लिखेंगे R व R, कौन से क्रम में है भाई, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है तब, तो ये आ जाएगा, इसको मैं R1 कहता हूं, तो यहाँ लिख देंगे R + R बराबर आ गया 2R। अब देखिए दूसरे वाले में लिखेंगे, ये लिखेंगे R व R, कौन से क्रम में है, यहाँ पर भी लिख देंगे श्रेणी क्रम में है तब। अब ये किसकी बात हो रही है, अब इसकी और इसकी बात हो रही है, ये भी श्रेणी क्रम में, तो R2 निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे R + R। ये बिल्कुल पहले जैसा सवाल है पहला कराया था। अब ये भी श्रेणी में है तो R + R 2R हो जाएगा, ये भी श्रेणी में है तो R + R 2R हो जाएगा, क्योंकि R/R और R/R दोनों बराबर बैठते हैं। तो इस वाले का कोई काम नहीं है, क्योंकि इसमें कोई धारा नहीं है और ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में है। जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में हो तो CD वाली भुजा में, यानी ये वाली जो भुजा है इसमें कोई धारा नहीं होगी, और कोई धारा नहीं होगी तो इसमें लगा प्रतिरोध भी किसी काम का नहीं होगा, तो इसको छोड़ देंगे। तो ये दोनों R और R श्रेणी में, ये वाले भी श्रेणी में, तो श्रेणी प्लस श्रेणी में जब जोड़ते हैं तो सीधा सीधा जोड़ दो, R1 + R2 + R3 ऐसे करते हैं, तो R + R 2R और यहाँ से R + R 2R, तो 2R आ गया। अब क्या करेंगे, ये कौन से क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम होंगे, तब तुल्य प्रतिरोध, क्या पूछा है, तब तुल्य प्रतिरोध पूछा है A और B के बीच में। तो इन दोनों से मिलके कितना आ गया भाई, 2R आ गया, और इन दोनों से मिलके कितना आ गया, 2R आ गया। तो 2R मिलके किस में चले जाएंगे, सीधा सीधा बताइए। अब ये चले जाएंगे समांतर में, किस में चले जाएंगे, समांतर में। तो समांतर में होंगे, तब तुल्य प्रतिरोध 1/R AB बराबर, एक ये वाला प्रतिरोध यहाँ लिख दीजिए 2R प्लस एक ये वाला प्रतिरोध यहाँ लिख दीजिए 2R। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2R, तो 2R से 2R मरा है यहाँ पे 1, और इससे कट जाएगा यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा 2/2R। 2 से 2 कट गया, तो 1/R AB का मान आ गया 1/R, कितना आ गया, 1/R। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो R AB का मान निकल के आएगा R, कितना निकल के आएगा, R AB का मान निकल के आएगा R, और ओम लिखना है तो ओम लिख दीजिए, क्योंकि मात्रक है। इसका आंसर ये हो जाएगा जब इसमें पूछा जाएगा, ठीक है ना। किस तरीके से कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे A बनाएंगे, जब A बनाएंगे तो यहाँ से ये दोनों मिलकर यहाँ पे 2R बन जाएंगे, और ये वाले इधर वाले भी 2R बन जाएंगे, और यहाँ पे क्या है, B है। अब यहाँ से इस तरीके से ये जुड़ा है, तो ये भी 2R और ये भी 2R, तो ये समांतर क्रम होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा R, ठीक है, इतनी बार ठीक है। अब पूछा है कि सेल से प्रवाहित धारा कीजिए, तो इससे कितनी धारा प्रवाहित हो रही है भाई, तो इससे धारा प्रवाहित होगी, देखिए कुल धारा की बात हो रही है, सेल से कितनी जाएगी, यहाँ से हमने मान लिया I जाएगी, तो यहाँ पर भी I जाएगी, इसमें I1 हो जाएगी, इस वाले में I2 हो जाएगी, इस वाले में I1 आएगी, इस वाले में I2 आएगी, और वापस I आएगी। जितनी सेल से धारा निकलती है उतनी ही वापस आती है। तो सेल से प्रवाहित धारा यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, सेल से प्रवाहित धारा, ठीक है। तो ये आ जाएगा I बराबर होता है V/R, तो V तो इसमें दिया नहीं है, V की जगह क्या है यहाँ पे E, तो यहाँ पे लिख देंगे E और /R। ये जो R होगा वो कुल प्रतिरोध होगा, तो इन सभी से मिला के कुल प्रतिरोध कितना है, तो कुल प्रतिरोध आया है R, तो यहाँ पे R लिख लीजिए, क्योंकि देखिए पूरे सेल से धारा पूछी है तो कुल प्रतिरोध रखिए। और इस वाले प्रश्न में देखिए, इस वाले प्रश्न में सिर्फ इसमें पूछी थी धारा, तो इसमें धारा I1 है तो इसमें भी I1 है, इसलिए इन दोनों को हमने जोड़ा था, और इन दोनों को जोड़ा था तो इसमें जब भी धारा पूछी, इसमें धारा पूछी थी तो इन दोनों का प्रतिरोध चाहिए, तो हमने यहाँ पे 18 लिखा था। अब आपको पूछता सेल से धारा बताइए, यहाँ से कितनी धारा निकल रही है, तो यहाँ से जब धारा की बात करते तो यहाँ पे आंसर क्या लगाते, आप 6 तो ये करते, और यहाँ पर जो लिखते, यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध लिखते, क्या लिखते भाई, तुल्य प्रतिरोध। जब भी पूरे सेल से पूछी जाती तो B कुल कितने हैं वोल्टेज 6, और तुल्य प्रतिरोध कितना आता, तो देखिए 15 और ये 3 कितने हो गए 18 है,
30 और 6 कितने हो गए 36। अब इनका भी तुल्य निकालते तो ये दोनों समांतर क्रम में है तो 1/18 प्लस 1/36 सॉल्व करते तो जो भी आंसर आता आर का वो यहाँ रखते। जब इसको सॉल्व करते तो यहाँ से आई निकलता किसके लिए, पूरे परिपथ के लिए, यानी सेल से इतनी धारा निकलती। पर इसमें पूछा नहीं है इसलिए छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे पूछा है इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों को सोल्व किया, इनको सोल्व किया, सेड़ी सेड़ी, फिर दोनों का आंसर समांतर में जो आंसर आया वो आर ओम हो गया। यानी इन सभी से मिलकर आर ओम इस प्रतिरोध में काम करेंगे और यहाँ से निकलने वाली धारा आर ओम में होकर गुजरेगी तो आई बराबर V/R लगा देंगे और E/R हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित परपथ में प्रतिरोध R है, A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए R ही R दिया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक ये हो गया, 2 3 4 5 प्रतिरोध दिए हैं। 5 को जब हम व्हीटस्टोन सेतु की तरफ बनाएंगे तो एक बीच में आ जाएगा, बाकी 4 इधर उधर आ जाएंगे जैसा कि हम बनाते आ रहे हैं। और फिर आप उसे खुद से सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट करके बताइए। तो इस वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।